नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार हमारा ये अध्ययन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है, बात करते हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 5 की, जो हमारा निरंतर क्रम जारी है। पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई, जिसके संबंध में हम काफी कुछ अध्ययन कर चुके हैं। कोशिका किसे कहते हैं, इसकी खोजकर्ता कौन है, या कोशिका के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी को हमने प्राप्त कर लिया है। कल एक छोटा डायग्राम हमने बनाया था कोशिका में, जैसे आपने केंद्रक और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जैसे अंतर्हृदय जालिका, इनके बारे में आपने कल अध्ययन कर लिया था। इससे पहले आपने एक कोशिका, बहुकोशिका और छोटी मोटी जो इसकी बहुकोशिक जीव, एक कोशिक जीव के बारे में कंप्लीट आप लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे कोशिका का जो 5वां जो पॉइंट है, जिस पर हमारी चर्चा जारी है। कोशिका के जो 5वां बिंदु में कोशिका अंगक के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं। कोशिका अंगक में अंतःद्रव्य जालिका, जिसे अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया है। इसकी सूक्ष्म संरचना को आपने देखा, इसके कार्य को देखा। अब हमारे शेष जो कोशिकांग है उसकी चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। पहला होने के बाद दूसरा जो आपके आ रहा है गाल्जी का, यानी कि गाल्जी उपकरण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गाल्जी काय जो है, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने ही की थी। इसी के आधार पर इसका नाम जो है गाल्जी काय रखा है। गाल्जी काय झिल्ली युक्त संरचना है, जो समांतर नलिकाओं या पुटिकाओं के रूप में होता है, और ये एक के ऊपर एक के रूप में जमे रहते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा डायग्राम अगर यहाँ बना है लो, तो आप इसे देख रहे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे एक के ऊपर एक, जैसे कोशिकाओं के रूप में ये स्थिर होते हैं। और ये आपके जो जंतु कोशिका का जो चित्र होगा उसमें आप देखें इस प्रकार की जो संरचना बनेगी, ये गाल्जी उपकरण के रूप में है, जिसे आप सामान्य लैंग्वेज में इसको देख सकते हैं। अब इसका कार्य है पदार्थों का संचय करना, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं कोशिका के अंदर, उसका संचय का कार्य जो है वो गाल्जी काय के द्वारा किया जाता है। ये थी एक छोटी सी बात, कैमिलो गाल्जी खोज करता। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो कोशिका दे रखा आपकी बुक में, वो है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है। अब इसकी विशेषता ये है कि लाइसोसोम में विशेष शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, और इसका दूसरा नाम है, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, कभी कभी इस नाम से प्रश्न आ सकता है। अब प्रश्न आता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, यदि कोशिका मृत हो गई या कोशिका फट जाती है तो लाइसोसोम भी बाहर आ जाते हैं, और लाइसोसोम में क्या पाचक एंजाइम होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, तो ये पूरी कोशिका को ही पचा सकते हैं। इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी कि पूरी कोशिका को ये पाचन कर सकते हैं, इसलिए लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रश्न आता है लाइसोसोम का क्या कार्य है। वैसे कार्य है अपशिष्टों का निपटान करना। कोशिका के अंदर एक अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने का कार्य लाइसोसोम का है। इस प्रकार से अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जी काय और लाइसोसोम, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे आगे। अब इसका जो मेन पॉइंट है, मतलब इसमें जो सबसे ज्यादा जिसके प्रश्न आते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को दोहरी झिल्ली कोशिकांग के रूप में होता है, और इसे कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली युक्त जो कोशिका में दोहरी झिल्ली, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, इसे आप देखें। ये सामान्य एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का डायग्राम है जो दोहरी झिल्ली युक्त है। जैसे ये हो गया आपकी बाहरी झिल्ली, जो आपके बुक के अंदर एक चित्र भी दे रखा है। इसके बाद ये आंतरिक जो झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली को आप देख रहे हैं, अंदर की ओर उंगली के समान प्रवर्त निकलते हैं। आप देख रहे हैं ये आंतरिक झिल्ली जो वलित होती है, इस प्रकार से यानी कि मुड़ी हुई होती है। आप देखें जिस प्रकार से इसकी संरचना बनी हुई, उंगली नुमा प्रवर्त होते हैं, जिसे क्रिस्टी कहते हैं।
अब इन दोनों झिल्ली के बीच में जो खाली स्थान है अवकाशिका होती है, और ये वाला जो थोड़ा सा भाग देख रहे हैं आप, ये स्वयं का इसका डीएनए है। सबसे मुख्य बात ये होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिसके अपने स्वयं का डीएनए होता है। स्वयं का इसका रासायनिक पदार्थ जिसका मैट्रिक्स कहते हैं, जो इसके अंदर है, स्वयं का डीएनए, जिसके कारण से इसमें ये अलग प्रकार के जो लक्षण पाए जाते हैं, और ये क्रिस्टी के बाद विभिन्न प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया द्रव्य जिसे आधात्रिया मैट्रिक्स कहते हैं, इसके ऊपर जो बिंदुनुमा है ऑक्सीजोन पराक्सीजोन जो कण है, इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की सामान्य संरचना आपके बुक के अंदर भी दे रखी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को इसका पावर हाउस या कोशिका बिजली घर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसका कार्य है एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस, क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय करता है, उत्पन्न करता है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी सामान्य संरचना को आपने देखा है, इसको इस चित्र को बार बार बनाएं, क्योंकि हो सकता है प्रश्न आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का वर्णन कीजिए। तो एक छोटा सा डायग्राम भी आपको बनाना है और इसके बारे में कंप्लीट बातें भी आपको लिखनी है कि बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में रिक्त स्थान, और आंतरिक झिल्ली जो वर्धित होती है यानी कि उंगलीनुमा प्रवर्त निकले होते हैं, इसे क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर स्वयं का डीएनए और पदार्थ इसके होते हैं। इसमें आधात्रिया मैट्रिक्स किस प्रकार से भरे होते हैं ऊपर डायग्राम में आपको समझाया गया है, कंप्लीटली आप इसको देख पाएंगे। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का मुख्य कोशिका अंग जिसे हम कहते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लें। अब हम बात करेंगे लवक, प्लेस्टिल जिसको कहते हैं, जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। इनकी संरचना भी माइटोकॉन्ड्रिया की स्वयं का डीएनए होता है। लवक जो होते हैं ये पादपों के प्रमुख जो भाग हैं, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, रंगीन और रंगहीन। आप देख रहे हैं, एक तो रंगीन होते हैं, दूसरा रंगहीन होते हैं। पादप कोशिका में उपस्थित इसके दो प्रकार हैं। लवक में भी स्वयं का डीएनए होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है, और इनका जो मुख्य कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण करना है, क्योंकि लवक जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित और अन्य प्रकार के विभिन्न पदार्थ होते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये जो है भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। इसलिए लवक जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित, जबकि पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। इससे विभिन्न प्रकार की जो वर्णक वगैरह जो हैं इसमें पाए जाते हैं, रंगीन और दूसरा होता है रंगीन। तो इनकी भी पादप कोशिका में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आपके बुक में बिल्कुल शॉर्ट में इन दोनों बातों को बता रखा है, जिसे आप अच्छे से समझें। अब हम बात करेंगे रसधानी की, यानी कि रिक्तिका की। आपके पांचवा जो पॉइंट है कोशिका अंग, जिसमें अगला जो पॉइंट दे रखा रसधानियां या रिक्तिका, ये संग्राहक थैलियां हैं। आपको बता देता हूं मैं, संग्राहक थैलियां जो पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। पादप कोशिका में ये बड़ी होती है संख्या में कम, और जंतु कोशिका में छोटी होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखें रसधानियां, यानी कि इसमें भी पदार्थों का संग्रह करना या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती है। इनका भी कार्य है अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर त्यागने में रिक्तिका की अहम भूमिका होती है, और ये संग्राहक थैलियां होती है। इस प्रकार से अगर देखें आपकी, तो ये पांच जो 6 जो कोशिका अंग दे रखे हैं, इसका पहले तो उपनाम क्या है, इनके प्रकार क्या हैं, यदि कोई खोज करता है तो उस वैज्ञानिक के नाम देखने हैं, और इसके अलावा कोई अलग से कोई विशेषता हो तो निश्चित तौर पर आप इसे याद कर सकते हैं। तो आपके बुक में ये कोई कोशिका से संबंधित 5 पॉइंट्स, और 5 पॉइंट्स के अंतर्गत ये 6 बिंदु जो दे रखे हैं, जिसका अध्ययन आपने कंप्लीट किया। अब प्रश्न बनता है आपके, क्योंकि इसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका दो बातों का आपने अध्ययन किया है, तो एक प्रश्न आ सकता है अंतर वाला। अंतर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए। तो बहुत सी चीजें हैं जो मैंने एक नोट्स में आपको उपलब्ध करवा रखा है, एक तो जंतु कोशिका का कॉलम, दूसरी तरफ पादप कोशिका का। दोनों में पॉइंट, जैसे कोशिका भित्ति की बात करें तो पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है।
इसके बाद जैसे लवक की बात करें तो पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। रसदानियों की बात करें रिक्तिका दोनों में होती है, लेकिन जंतु कोशिका में छोटी होती हैं, पादप कोशिका में बड़ी होती हैं। इस प्रकार से अगर आप ये प्रश्न देखें तो आपके अंतर्मानव का प्रश्न बनता है, यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे जंतु कोशिका और इधर आप लिखेंगे पादप कोशिका, दोनों में पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। इस प्रकार से आप ये प्रश्न हल करेंगे तो आपका ये कंप्लीट प्रश्न भी बनता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है साफ में पूछ लिया दोनों में अंतर बताओ, उस समय हमारी गाड़ी जो है ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रश्न भी बना के आपको नोट्स में दिया है। तो ये आपका जो पांचवा जो पाठ है ये इस बिंदु के साथ यहाँ समाप्त होता है, यहाँ पूरा होता है। यानी कि जो विज्ञान का जो पांचवा पाठ है जीवन की मौलिक इकाई जो पूरा होता है। तो अब आप जो है इसके साथ साथ पाठ के अंत में जो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को आप आपके होमवर्क की कॉपी में नोट कर लेना, और बाकी जो है नहीं समझ में आते जब क्लास जब चलेगी तो निश्चित तौर पर आपको समझाया जाएगा, पुनः उसका रिवीजन करवाया जाएगा। तो होमवर्क के जो प्रश्न हैं जो पाठ के अंत में जिससे आप अपने होमवर्क की कॉपी में करें, और बाकी जो आपके जो नोट्स आप देखते हैं वो क्लास वर्क की कॉपी के रूप में आप इसको नोट करेंगे। इस प्रकार से पांचवा जो चैप्टर है आपका पूरा होता है। आप अच्छे से इसको पढ़ें, समझें और लिखें। धन्यवाद।